प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक लक्ष्य तय किया है। इसको लेकर अगले 2 दशक में सरकार को किन किन मोर्चों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ज्यादा सुधार की जरूरत है, क्या नई पॉलिसीज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जरूरी होंगे अगले 2 दशक में, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं लीडिंग इकोनॉमिस्ट और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं शुरुआत करूंगा अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा स्थिति है। आपने एक प्रोजेक्शन किया था शुरुआत में, इस साल के शुरुआत में अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर। आज कितना सही हुआ है वो असेसमेंट, और क्या आपको लगता है इस साल जीडीपी की रफ्तार कितनी रहेगी? तो साल के शुरू में मैंने बोला था कि 6%, 5 प्लस माइनस 0.5 का फोरकास्ट या एस्टिमेट दिया था इस फाइनेंशियल ईयर के तहत। तो अब काफ़ी लग रहा है कि उस रेंज में भी होगा, पर ऊपर की साइड पे 7% के तरफ बढ़ रहा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट जो मैंने अनसर्टेनिटी बोली थी, जिसके तहत मैंने कहा था कि प्लस माइनस 0.5, वो घटी नहीं है, बढ़ गई है। सो डिस्पाइट दैट मुझे अब लग रहा है कि मेरा फोरकास्ट गलत होगा, पर इससे ज़्यादा होगा कि हो सकता है थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, तो वो 7 से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। पर फिलहाल मैं यही कहूँगा कि वही रेंज में मोस्ट लाइकली है, और अब तो यही लग रहा है कि 7 के आसपास होगा। 7 के आसपास होगा, पर एक प्रोबेबिलिटी है कि 7 से कुछ ऊपर भी जा सकता है। हाँ जी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मनिर्भरता, इन सब पर बहुत जोर दिया है पिछले कुछ महीनों में। वो लगातार इस बात की ओर संकेत देते रहे हैं कि भारत को अगर विकसित देश बनना है 2047 तक, तो हम जो नीतियां बना रहे हैं, जो बजटिंग कर रहे हैं, उन सभी को अलाइन करना होगा हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, उस लार्जर गोल को ध्यान में रखकर। इस दिशा में क्या क्या और लगता है आपको महत्वपूर्ण होगा अगले 2 दशक में, जिस पर बहुत ज्यादा विशेष फोकस देने की जरूरत होगी इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो विकसित भारत, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें देखना चाहिए कि एक स्टार जिस तरह होता है ना, जिसकी तरह जाते हैं हम नेविगेशन में। अब हमारी वो एक शिप भी जा रही है, वो पुराने वो देखते होते थे कि स्टार है, नॉर्थ स्टार उसको, अब मेरे को ख्याल नहीं है कि हिंदी में संस्कृत में क्या बोलते थे। तो विकसित भारत को वो स्टार की तरह देखना चाहिए, जिसकी तरफ हम सारे जाएं। शिप्स, हम सारे देशवासी हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, पर हमें सारे लोगों के अपनी तरफ से देखना चाहिए कैसे वहाँ पहुँचे। और इस चीज़ के लिए उन्होंने ये भी कहा है पहली बार इस साल मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में 25-26 के ये जो रिफॉर्म्स की गाड़ी है वो भी अब तेज़ी से उसी तरफ जा रही है। मतलब अगर मैं समझाऊं कि जो रिफॉर्म्स हैं, कई चीज़ें हुई हैं, EODB की बात हुई है, ईज़ ऑफ लिविंग की बात हुई है, कितने सारे प्रोग्राम्स इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए किए गए हैं, पर ये सारी रिफॉर्म की गाड़ी अब वो तेज़ी की उस तरफ जा रही है। क्या उसमें नया क्या है वो मैं बताता हूँ। एक तो इनकम टैक्स का रिफॉर्म हुआ था पिछली बजट में, फिर उसके बाद अब रिसेंटली GST रिफॉर्म हुआ है, और जो लेबर कोड्स थी, 4 कोड्स में तकरीबन 15 या कितने अलग अलग से जो लॉज, कानून्स, रूल्स वगैरह थे, वो सब इंटीग्रेट होकर 4 कोड्स में बने हैं। इससे बहुत सहूलियत होगी MSMEs को, अदर्स को। सो इस टाइप के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और भी इन प्रोसेस हैं। और न्यूक्लियर जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर क्या कहते हैं, स्पेस वगैरह, ड्रोन, तो ये सारी चीज़ें लिबरलाइज करके प्राइवेट सेक्टर आ रहा है। कईयों में तो स्टार्टअप्स, यंगस्टर्स पे की बात की है उन्होंने, तो ये भी हो रहा है। और आगे जैसे कस्टम्स ड्यूटी रिफॉर्म और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी एक्सपेक्टेड हैं। तो वो सब ये रिफॉर्म्स की गाड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो
आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने कस्टम्स ड्यूटी रिफॉर्म्स का जिक्र किया है पिछले कुछ महीनों में। क्यों आपको लगता है ये जरूरी है मौजूदा परिस्थिति में ये सुधार करना कस्टम्स ड्यूटी? तो कस्टम्स ड्यूटी रिफॉर्म ज़रूरी है क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात आप पहले पूछते होते थे, भूल गए। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें डोमेस्टिक सप्लाई चेन जिसको कहते हैं वो भी बनानी है मैन्युफैक्चरिंग में। अब इतनी अनसर्टेनिटी हो गई है, कई देश किसी चीज़ को बंद कर देते हैं, जैसे हमने रेयर अर्थ को देखा एटसेट्रा। तो वो जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स है ना, उसमें टेक्निकली एक हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वो बड़ा ख़राब होता है डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स के लिए। तो उसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े कस्टम्स रिफॉर्म से। और आपने पहले एक बार ही मेंशन किया था कि एफटीएस भी ज़रूरी हैं, पर वो जो हम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स में भरने के लिए हम ले रहे हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। पर ये डोमेस्टिक के लिए कस्टम्स रिफॉर्म ज़रूरी है। कस्टम रिफॉर्म जरूरी होगा। ये एक थिंकिंग थी कि हम अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को, रेगुलेशंस को, बजटिंग की जो प्रक्रिया है उसको अलाइन करें 2047 के जो बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर। आपको लगता है कि इस दिशा में क्या हम आगे बढ़ना हम शुरू कर चुके हैं और आगे क्या करने की जरूरत होगी? क्योंकि अभी जैसे कि जी राम जी कानून आया, उसका भी नाम है विकसित भारत जी राम जी कानून। तो ऐसा लगता है कि एक शुरुआत हुई है इस पिछले संसद के सत्र के दौरान। ये शायद पहला कानून था जिसमें विकसित भारत लिखा गया है। हाँ, तो रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट के रिफॉर्म तो कई हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो उदाहरण से जो कैपिटल बजट है जिसका इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में और चीज़ें, वो पिछले 3-4 साल से बहुत बड़ी हैं, तकरीबन 20-25% पर ईयर और हायर। तो उस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। अनाउंसमेंट कई चीज़ों की हुई हैं, पर इतनी चीज़ें हो रही हैं कि लैग्स होता है, चूज़ करना पड़ता है कि ये पहले करें या दूसरा करें। जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी, वो थोड़ा अलग रखती है क्योंकि मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब हो रही हैं। और पब्लिक सेक्टर का थोड़ा सा रोल बढ़ गया है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर इशू जब आती है तो जो बड़े होते हैं ना चीज़ें, तो वो अभी भी हमारे पास बड़े उद्योगपति हैं, पर लोग सस्पिशियस होते हैं अगर लोग, तो पब्लिक सेक्टर का रोल कई चीज़ों में आ जाता है। और डिफेंस में तो बढ़ ही गया है क्योंकि इतनी थ्रेट्स आ रही हैं बाहर से। सबको याद है ऑपरेशन सिंदूर, बीएल का रोल वगैरह एंड सो ऑन। बट जहाँ पे भी हो सकता है प्राइवेट कंपटीशन, प्राइवेट एंट्री, प्राइवेट फ्लेक्सिबिलिटी उनको जो होती है वो बहुत ज़रूरी है एडवांस करने के लिए। तो पब्लिक सेक्टर का भी रिफॉर्म हो रहा है और बाकी चीज़ें और तेज़ी से बढ़ रही हैं। पर इससे छोटा सा जुड़ा हुआ सवाल था, सिर्फ अपने समझने के लिए, कि जब ये कहा जाता है कि देयर इज ए नीड टू अलाइन आवर बजटिंग प्रोसेस विद द लार्जर गोल ऑफ विकसित भारत, तो क्या बजट में आपको लगता है कि इसका एक रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए कि हम अगर विकसित भारत बनना चाहते हैं तो हमें अलग अलग सेक्टर्स में हम कितना एलोकेट करते हैं या बजटीय प्रस्ताव बनाते हैं? आई थिंक मुझे ये बात आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट दैट वर्ड्स मीन, आई एम सॉरी। बजट तो डिटर्मिन होती है कि हमारा सिस्टम है, राइट। फाइनेंस कमीशन टैक्सेस एलोकेट करती है स्टेट्स को। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है ये एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के हैं, राइट। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एरियाज़ हैं, अब समझ लो हमारी जो थ्रेट्स हैं बाहर से वो बढ़ गई हैं। तो ये मुमकिन है कि वो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट उनको का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसको मीट करना। सो ये हो सकता है कि उस तरफ ज़्यादा, अगर ज़्यादा थ्रेट आएगी तो ज़्यादा खर्चना पड़ेगा। सो रियली द बजट इज़ circumscribed, मैं कहूँगा, more by the constitutional requirements
एंड द फाइनेंस कमीशन। सो पैसे तो उतने ही है ना जो फाइनेंस कमीशन एलोकेट करेगी। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट शायद हो गई होगी, वो बजट में आएगी, सबमिट हो गई, यू नो। बट दिस आई एम नॉट श्योर के फ्यूचर और इसका क्या बजट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो वो उसके अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, करंट बट कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी जो बट अदरवाइज फ्यूचर इज द टैक्सेस। तो वो टैक्स रिफॉर्म तो हो रहा है ना। हाँ, तो एक्सपेंडिचर साइड में तो रोज ही एडजस्ट होते हैं, रोज मतलब हर साल एडजस्ट होती हैं। पीछे फॉर एग्जांपल काफी इंक्रीज किया है एलोकेशन फॉर वेरियस फ्यूचरिस्ट क्वांटम थिंग, वो यूनिवर्सिटीज एक्सीलेंस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, ये तो सब हो रहा है। सो दैट इज ऑल अलाइनिंग विथ फ्यूचर ना। अगर आप एलोकेट पैसे करोगे एआई पे, क्वांटम पे, बायोटेक्नोलॉजी पे, दैट इज फॉर द फ्यूचर ओनली ना। ओके, सो बियॉन्ड दैट आई डोंट सी। पर ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि जो हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, जैसे जो नए सेक्टर्स जिसमें की ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, हम ज्यादा निवेश भी कर रहे हैं, वो उसके लिए एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। वो तो 2-3 साल से हो रहा है, तो लगातार हो रहा है। पर आगे आने वाले समय में आपको लगता है कि बजट में और ज्यादा दिखेगा? अब वो तो जैसे नए प्रोग्राम्स आएंगे उसी तरह बढ़ेगा। से फॉर एग्जांपल आपने जस्ट आई मीन मेरा सब्जेक्ट नहीं है डिफेंस, पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सुदर्शन चक्र बनाएंगे, तो ऑब्वियसली उस पे एलोकेशन करनी पड़ेगी ना। अगर डिफेंस करना है, अगर उस टाइप की सिचुएशन अगर देश को चाहिए, तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ना उस पे, ऐसे अपने आप थोड़ी हो जाएगा। और इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर। आपको लगता है कि जो एक लार्जर लक्ष्य है विकसित भारत का, उसके लिए आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना जरूरी है? जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिशन मोड रिफॉर्म्स आर नीडेड, तो इसमें क्या आपको लगता है कि करने की जरूरत होगी? पर यही तो अभी हमने डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है, पर 2 लेवल है ना। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन ना। मैं हम स्टेट्स की ऐसे ही तो बात नहीं करते, कई चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनके अंडर है ना। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी था कि विकसित राज्य होना बहुत जरूरी है अगर विकसित भारत बनाना है हमें। तो राज्य के स्तर पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून हैं और विकास की प्रक्रिया है जिसका सेंटर स्टेज राज्य होता है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स आपको लगता है जहां पर अब आज देश में राज्यों को भी डेवलप्ड स्टेट बनने के लिए? एब्सोल्युटली, पर भूमिका खाली भूमिका नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है। स्टेट सेंटर कर ही नहीं सकती उसमें ना डायरेक्टली, इट हैज टू बी इनडायरेक्ट। इवन जो भी करोगे ना, तो जमीन पे जो एक्चुअली होगा वो तो स्टेट पे ही डिपेंड करेगा ना। यहाँ से तो आप पैसे दे सकते हो, यहाँ से कुछ बोल सकते हो या कुछ लिख सकते हो, पर एक्चुअल एक्शन तो वहां होती है ना। पर राज्य को क्या करना? राज्य को क्या करना चाहिए? तो एक तो है लैंड, जैसे इंडस्ट्रियल लैंड, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, हाउसिंग डेवलपमेंट, ये सारा लैंड पे डिपेंड करता है। आपके जो रूल्स लॉज रियल एस्टेट पे हैं, जो उसके लॉज एप्लीकेबल हैं, जो जिससे डिस्प्यूट्स होती हैं उन चीज़ों पे, तो लैंड सबसे ज़्यादा महत्व चीज़ है इंडस्ट्री के लिए भी और लोगों के लिए भी, जो घर बनाते हैं या छोटा सा काम करते हैं, सबके लिए लैंड और रियल एस्टेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉब क्रिएशन, सब कुछ उससे कनेक्टेड है एट दैट लोकल और स्टेट लेवल। और चीज़ होती है जो हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन और स्किलिंग। लोग समझते हैं कि बस मेरे को एजुकेशन हो गया, मेरे पास डिग्री हो गई तो मुझे जॉब मिलेगा। ऐसे नहीं होता दुनिया में। दुनिया में होता है कि आप कर क्या सकते हैं उस एजुकेशन में, जो आपने सीखा क्या है जिससे आप जॉब कर सकोगे, प्रोडक्टिव जॉब कर सकोगे, और आपकी स्किल क्या है उन चीज़ों में। तो स्किलिंग और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसको लर्निंग आउटकम मैं बोलता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो उन चीज़ों में अब अगेन प्रधानमंत्री जी ने कई स्कीम्स शुरू की हैं, विश्वकर्मा स्कीम, ये वो, पर ये तो खाली पैसे हैं और आउटलाइन है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो हम यहाँ से थोड़ी ऑर्डर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली तो उनका काम है ना। हम बस यही कह सकते हैं कि आप ये करोगे तो ये पैसे हैं आपके लिए। सो सेकेंडली, थर्ड,
जैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन उनके तहत है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यों के अधीन है, तो जो उसकी प्राइसिंग करते हैं, किसको क्या चार्ज करते हैं, उससे भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है। अगर आपकी प्राइस फॉर इंडस्ट्री इज 3 times रेजिडेंशियल प्राइस और 2 times कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उससे नेगेटिव इफेक्ट होगा। जो मार्जिन पे कोई कहता था मैं ये काम करूं और 1-2 लोगों को हायर करूं, वो नहीं कर सकेगा। इट इज नॉट दैट एवरीथिंग इज ह्यूज, पर ये सारी चीजें मिलजुल के मतलब होता है कि आपकी जॉब क्रिएशन, आपके रियल वेजेस कम बढ़ेंगे, यू नो। So all these are important, मतलब at the state level. So I mentioned land, real estate, electricity pricing, education and skilling, and then sewage. अभी आपने देखा है recently जो हुआ है, पर the issue is not one state or one this thing. Issue is कि हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि sewage systems जो हैं वो जमीन के नीचे है, हम देखते नहीं है, हमें रियलाइज नहीं होता कि कितना इंपॉर्टेंट है। कई अपने देश में कई सुएज सिस्टम को कंप्लीटली बदलना पड़ेगा, उसको एक एक करके। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब प्लानिंग कमीशन में था तो मैं एक दिन वो आई हुई थी, उस वक्त शीला दीक्षित थी चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा आप हर जगह क्यों सड़कें उखाड़ देते हो, एक एक एरिया लीजिए और उसको बिल्कुल चेंज कर दीजिए। आपका 5 साल में या 10 साल में सारा दिल्ली कंप्लीटली बदल जाएगा। तो एक एरिया लिए, उसको सुएज डालिए, सब कुछ डालिए, उसके नीचे कॉन्डुइट। हमारे देश में विकसित देश जो हैं उनके कॉन्डुइट होते हैं नीचे, सड़कों के नीचे या साइडों पे, ऊपर कोई तार नहीं होती, सब कॉन्डुइट्स में है। तो वो आप सारा कुछ एक साथ नहीं कर सकते। तो हर राज्य को, हर इवन यूटी लाइक दिल्ली, उनको प्लान बनाना पड़ेगा। हम ये सिटीज को बदलेंगे एक एक करके या कुछ, राइट, सुएज सिस्टम्स। सो ऐसे कई चीजें हैं, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो स्टेट्स ही कर सकती हैं और उनको करना पड़ेगा अगर विकसित बनना चाहते हैं। और सिटीज ही तो एक इकोनॉमिक सेंटर बन के उभर भी रहे हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, लोग की संख्या बढ़ रही है, और आपको बहुत सारे लेवल वहीं पे जॉब्स जनरेट होते हैं, वहीं वेजेस मिलेंगे, हायर वेजेस, तभी तो लोग आते हैं, नहीं तो क्यों आएंगे। ये सिविक फैसिलिटीज शुड बी द सेंटर। एंड लास्ट क्वेश्चन है अबाउट दैट्स द स्टेट, इट हैज टू बी द स्टेट। कि एक था बस लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि अभी भी अनसर्टेनिटीज हैं जो खत्म नहीं हुई हैं, और हमने देखा है कि विशेषकर ग्लोबल ऑयल इकोनॉमी में ऐसा घटनाक्रम रहा है कि जब भी एक क्षेत्र में कुछ अनिश्चितता होती है तो फिर से उसका रिपल इफेक्ट दिखता है ऑयल प्राइसेस पे, और हम एक 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल। तो अभी जो घटनाक्रम हुआ है वेनेजुएला और उसके अलावा इसके पहले हमने मिडिल ईस्ट में देखा, इसका कितना असर पड़ेगा तेल अर्थव्यवस्था पर? आखिरी सवाल। तो कुछ टाइम लगेगा, लैग्ड इफेक्ट, पर जहाँ तक मैं अगेन दिस गेट्स इनटू मतलब फॉरेन रिलेशंस एटसेट्रा, जिसमें मैं हॉबी की तरह रखता हूँ, बट दिस इज नॉट माय एरिया, क्योंकि पर हमें देखना पड़ता है ऑयल पे क्या होगा। हाँ, ऑयल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने भी कई बार आपको बोला है। तो ऑयल पे जहाँ तक मुझे लगता है आफ्टर सम मंथ्स, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो जो ऑयल फील्ड्स है ना वेनेजुएला की, वो थोड़ी खराब हो गई हैं। तो उसको जब मेरे को लगता है कि अब एग्जैक्ट टाइमिंग में, क्योंकि आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन ऑयल फील्ड्स, पर समझ लो रफली 6 महीने या उसके बाद होपफुली अगर वो रिवाइव होगा, मेरे ख्याल में वो ऑयल दुनिया की मार्केट में आएगा और उससे प्राइसेस और गिरेंगी। तो अगर ये सिनारियो प्ले आउट करता है तो हमें फ़ायदा होगा उससे, क्योंकि हमें जितनी कम दाम में ऑयल मिले उससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट लगता है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उससे नेगेटिव इफेक्ट होता है। राइट, विद दैट वील एंड सर, थैंक यू वेरी मच। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीति आयोग में मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।